हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक्स है उनको कवर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा नया टॉपिक है जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन की बात करें तो पर्यावरण में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के जो प्रथम पोषण स्तर होता है, क्या प्रथम पोषण स्तर होता है, उसके जीवों में प्रदूषकों का जब संचयन होना शुरू हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव संचयन या बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। अर्थात जब प्रथम पोषण स्तर के जो जीव होते हैं, अर्थात छोटे जीव होते हैं, उत्पादक जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर जब प्रदूषकों का संचयन होना शुरू हो जाता है तो इसे जैव संचयन कहेंगे। और जैव संचयन से हमें क्या पता चलता है कि प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में वास्तव में प्रवेश कैसे करते हैं, अर्थात कौन सा स्तर है जिस स्तर पर जो ये प्रदूषक है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैव संचयन क्या होता है, जैव आवर्धन जो हमने हमारा पिछला टॉपिक था, तो पिछले टॉपिक में यदि आपने देखा नहीं है पहले आप वह देखिए। तो उसका पहला चरण या पहला स्तर होता है बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन। क्या होता है, जैव आवर्धन का पहला चरण होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रदूषक है तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार से प्रवेश करता है। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं बायो एक्यूमुलेशन की, तो इसके अंदर जो हमारा पहला स्तर है ये वाला, इसके अंदर बहुत कम मात्रा में आपको बायो एक्यूमुलेशन या ब्लू कलर दिख रहा होगा। अगले स्तर में बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और धीरे 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 करके ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इस स्तर में बहुत कम, आगे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इसके अंदर हो जाता है। तो ये जो हमारा पहला स्तर है जिसके अंदर जो हमारे प्रदूषक थे उन्होंने प्रवेश किया था, तो इसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जैव आवर्धन के प्रभाव। पक्षियों में क्या होता है, पीओपीज की जब सांद्रता बढ़ती है अर्थात परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की सांद्रता बढ़ती है तो उससे क्या होता है, कैल्शियम उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती है, जिससे क्या होता है पक्षियों में अंडों का जो कवच होता है वह कमजोर हो जाता है। क्या होता है, अंडों का कवच कमजोर हो जाता है जिसके कारण पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब जैसा आपने कुछ समय पहले एक खबर पढ़ी होगी, खबर के अंदर ये था कि जो गिद्ध थे, गिद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो जानवर होते थे, जानवरों में एक दवा दी जाती थी जिसको कहते थे डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक सोडियम या हरे पत्ते वाली एक गोली आती है जो बहुत सस्ती आती थी, तो उस गोली को क्या है जानवर को दिया जाता था। कुछ समय बाद जब वो जानवर मरने लगे तो वह गोली क्या है उनके शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जमा होने लग गई थी। और जैसे उनके जो शव थे, शव को जब खुले में पटका गया तो गिद्धों ने उनको खाया। जब गिद्धों ने उनको खाया तो उनके अंदर जो गोली उन्होंने खाई थी डाइक्लोफेनिक सोडियम, तो उनकी सांद्रता उन जीवों के अंदर या उन मृत जो जीव थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो गिद्धों के अंदर भी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उनके अंदर जो कैल्शियम उपापचय क्रियाएं थी वह प्रभावित होती है। फिर वो गिद्ध जब अंडे देते हैं तो अंडों का शेल कवर होता है वो बहुत हल्का रहता है और वो कुछ समय में ही टूट जाता है और गिद्धों की जनसंख्या तेजी से कम हो गई। मनुष्यों में भी क्या होता है, जैव आवर्धन के प्रभाव से क्या होता है, कैंसर, एलर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, इस प्रकार बहुत सारे रोग हो सकते हैं मनुष्य के अंदर भी। ऐसा नहीं केवल कि जानवरों या पक्षियों में ही होता है। जब जापान में पारे का जैव आवर्धन हुआ, अर्थात जब पारा खुले में फैला तो धीरे धीरे क्या है ये मनुष्य की जो खाद्य श्रृंखला इसमें भी प्रवेश कर गया। उसकी वजह से मनुष्य में एक रोग होता है मीनामाटा रोग, वह तेजी से बढ़ने लग गया। अब बात करें कीटनाशक और खतरनाक जो रसायन होते हैं इनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। पहले उपाय के रूप में हमने एक अभिसमय किया, अर्थात एक कन्वेंशन किया जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम समझौता या स्टॉकहोम अभिसमय। दूसरा हमने किया था रोटरडम अभिसमय जो 1998 में किया था। सबसे पहले हम स्टॉकहोम समझौता है स्टॉकहोम अभिसमय की बात करते हैं। जो हमारे पीओपीज है या फिर दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक है, इनके उत्पादन तथा उपयोग को समाप्त और नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या स्टॉकहोम समझौता 2001 में किया गया था। कब किया था, 2001 में ये समझौता किया गया। जो हमारा स्टॉकहोम समझौता 2001 में किया गया था इसे 2004 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, इसे 2004 में लागू किया गया। और लागू करने में क्या तय किया गया, ये तय किया गया कि जो हमारे 12 पीओपीज है कार्बनिक प्रदूषक है उनके उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित किया जाए। क्या है शुरू में तो क्या किया गया, जो 12 जैसे हमारा डीडीटी था, एंडोसल्फान था, तो इस तरह के जो पीओपीज थे तो ऐसे 12 कार्बनिक प्रदूषक थे, उनके उत्पादन और उपयोग दोनों को नियंत्रित किया गया। बाद में इस सूची में और भी प्रदूषकों को शामिल किया गया। जब स्टॉकहोम समझौते को लागू किया गया तो इसमें जो पीओपीज है इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक तो हमारे कीटनाशक थे,
दूसरे हमारे औद्योगिक रसायन थे, तीसरे हमारे क्या बाय प्रोडक्ट्स या उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स थे, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। जैसे हमारे कीटनाशकों में किन किन को प्रतिबंधित किया गया, कीटनाशकों में जैसे हमारे एल्ड्रिन था, क्लोरडेन था, टीडीटी, एंडोसल्फान, एल्ड्रिन, मायरेक्स, टॉक्सारफेन, हेप्टाक्लोर, तो इस तरह के जो कीटनाशक थे इनको प्रतिबंधित किया गया। औद्योगिक रसायन थे जैसे हमारे हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड, बाइफिनाइल, तो इस तरह के रसायन थे। साथ ही साथ बायो प्रोडक्ट या सह उत्पाद या उप उत्पाद की बात करें जिनको प्रतिबंधित किया गया, तो ये कौन से थे, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरॉन्स। तो इन तीनों कैटेगरी के जो केमिकल्स थे इनको प्रतिबंधित किया गया। क्यों? क्योंकि यदि ये हमारी मानव की जो खाद्य श्रृंखला है इसके अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं और मानव को कैंसर जैसी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां दे सकते हैं। फिर बात करते हैं रोटरडम या नीदरलैंड अभिसमय की। ये कब किया गया? ये हमारे 1998 अर्थात 1998 में हुआ था। एक PIC शब्द आप इसके अंदर सुनेंगे, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, अर्थात पूर्व सूचना अनुमति प्रक्रिया। आपको इसको ठीक से समझ जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। रोटरडम समझौते की बात करें तो इसमें PIC को स्थापित किया गया। जैसे ये होता है कि जैसे एक ये देश था, इसने क्या एक केमिकल बनाया, जैसे X नाम का केमिकल बनाया। पहले क्या होता था, ये केमिकल क्या दूसरे देश को आराम से बेच दिया जाता था, लेकिन जो हमारा रोटरडम समझौता था इसके तहत ये तय किया गया कि जब ये देश इस देश को सामान बेचेगा तो उससे पहले उस केमिकल की सारी बातें बताएगा। क्या? सारी बातें बताएगा। सारी बातें बताने के बाद इस देश की इच्छा होगी तो वह उसको खरीदेगा और इच्छा नहीं होगी तो नहीं खरीदेगा, लेकिन इसको अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें उनको बतानी पड़ेगी कि इससे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सारी बातें इसको बतानी पड़ेगी। कई बार क्या है, पहले क्या अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में लोग या फिर जो देश होते थे या कंपनियां होती थी चीज़ों को बताने से कतराती थी और चीज़ें छुपा लेती थी। कई बार जब महामारी के रूप में या फिर जो भयंकर जब उसका प्रभाव पड़ता था तब जाके वो लोगों के सामने आती थी कि ये चीज़ें काम में नहीं लेनी चाहिए। तो रोटरडम समझौते का उद्देश्य क्या था? खतरनाक रसायनों के बारे में विभिन्न देशों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या? जो हमारे खतरनाक रसायन है उन रसायनों के बारे में क्या विभिन्न देशों के मध्य क्या सूचनाओं के आदान प्रदान के द्वारा क्या करना, इनका पर्यावरण की अनुकूलता अनुसार उपयोग करना। मानव और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न रसायनों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए रोटरडम समझौता किया गया था। किसके लिए? मानव की और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी रसायन है उनके व्यापार को जब नियंत्रित करना हो तो इसके लिए क्या किया गया? रोटरडम समझौता हमारे 1998 में किया गया था। अभी जो रोटरडम समझौता 1998 में किया गया था इसको 2004 में जाके लागू किया गया। रोटरडम समझौते के तहत क्या होता, जो हमारे PICs है ये व्यवस्था की गई। इसके अनुसार रसायनों के निर्यात तक देश है इनको निर्यात से पहले पूरी की पूरी सूचना आयातक देश को देनी जरूरी है। अब उसकी इच्छा हो उसके बाद वो खरीदे तो खरीद लेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं खरीदेगा। समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश इन रसायनों को अपने देश में आयात की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के निर्णय में सक्षम होंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी खुद की इच्छा है, यदि पता लगने के बाद भी वो खरीदना चाहते तो खरीदो और नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदो, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपको बताया ही नहीं गया था। रोटरडम और फिर क्या बताने के बाद क्या जो सावधानियां है वो उसको रख सकते हैं। रोटरडम समझौते में 52 रसायनों का वर्णन किया गया था जिनकी सूचना क्या देनी जरूरी है। तो इस तरह हमने एक टॉपिक और देख लिया है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे आपको सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।